की सोच रहे हैं। अब आप सब तैयार हैं? ये लीजिए, 1 2 और अब 3। जी हाँ, कायोटी एक खतरनाक वॉस्प से खुद को डंक मरवा रहे हैं। करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने इसे देखा है कि किस तरह वॉस्प का जहर कायोटी के अंदरूनी एलिमेंट्स पर असर करता है। कुछ लोगों को विज्ञान में बहुत दिलचस्पी होती है और कायोटी पीटरसन यकीनन उनमें से एक है। ओह माय गॉड! मानना पड़ेगा, कायोटी ने साइंस के लिए इतना दर्द सहा। वैसे इस वॉस्प का डंक इतना खतरनाक क्यों है? ये डंक इतना दर्दनाक इसलिए है क्योंकि ये केमिकल्स के मिश्रण से बना होता है जो कि कायोटी के नर्वस सिस्टम में सारे पेन रिसेप्टर्स को जगा देता है। इनमें से एक सबसे दमदार केमिकल है एसिटाइल कोलिन। ये शरीर में अपने आप बनता है जब शरीर तनाव में होता है। चूंकि जहर में बहुत ज्यादा एसिटाइल कोलिन होता है, इसलिए ये पेन रिसेप्टर्स में भरकर उसके दिमाग को एक बहुत बड़े दर्द का संदेश भेजता है जिससे बहुत तकलीफ होती है। दर्द फैलता है क्योंकि असीटल कोलिन की वजह से वेसोडाइलेशन भी होता है। पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, जिससे खून का बहाव ज्यादा तेज हो जाता है। ऐसे में जहर और भी तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। दर्द बढ़ रहा है। एसिटाइलकोलिन की वजह से मसल भी सिकुड़ती। मसल्स के अचानक इतना ज्यादा सिकुड़ने की वजह से ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में लकवा मार गया है। मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा। कायोटी के लिए अच्छी बात यह है कि वो इतने बड़े हैं कि इसका असर उन पर ज्यादा देर नहीं रहेगा। अगर वो एक टेरेंटुला की तरह बहुत छोटे होते तो शायद वो जल्दी या फिर कभी भी ठीक नहीं हो पाते। ऐसा दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ। मैं बात तक नहीं कर पा रहा हूँ। टरांचुला हॉक्स अपने जहर से टरांचुलास को पैरालाइज कर देते हैं, इसलिए ताकि वो उनके अंदर अपने अंडे दे सकें, जिससे बढ़ते हुए लार्वे उन्हें खा सकें। किसी इंसान को टरांचुला हॉक के काटने से होने वाला भयंकर दर्द असल में एक तरह का धोखा होता है। वो एक टरांचुला को तो पैरालाइज कर सकता है, लेकिन बड़े जानवरों पर इसका ज्यादा असर नहीं होता। ये प्रकृति का एक तरीका है ये बताने का कि दूर रहो वरना तुम्हें बहुत तकलीफ हो सकती है, और ये खोखली धमकी काम करती है। कोई भी टरांचुला हॉक का शिकार नहीं करता। नहीं, मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा। ये महाशय बहादुरी से दर्द को सह रहे हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। लगता है मैं रो दूंगा। कोई तो पीटरसन रोता नहीं है ना? अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां फिल्मकार निक वीवर्स एक बड़ा प्रोजेक्टर बनाने के लिए कुदरत के एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बाहर के माहौल को अंदर ला रहे हैं और ये खूबसूरत है। एक अंधेरे कमरे और एक छोटे से पेपर होल के साथ वो स्काईलाइन को अपनी दीवार पर दिखा सकते हैं। अगर किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया के उल्टे होने के बारे में मजाक बनाया तो ये मुसीबत में आ जाएंगे। ये उल्टा इसलिए है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध में प्रोजेक्ट करना चाहिए, तब ये सीधा दिखाई देगा। मुझे पता नहीं मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। रिलैक्स मैट, लेकिन ये कैसे हो सकता है? असल में निक ने अपने कमरे को एक बड़े से पिनहोल कैमरा या कैमरा ऑब्स्क्यूरा में बदल दिया है। कैमरा ऑब्स्क्यूरा को चाहिए एक छेद और एक दीवार। ऐसा करने के लिए निक ने अपने अपार्टमेंट में पूरी तरह अंधेरा किया, जिससे वहाँ आसपास की रोशनी बिल्कुल ना हो। कमरे के बाहर स्काईलाइन में जो बिल्डिंग्स हैं, उनसे लाइट पड़कर रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद लाइट वहाँ से चलकर छोटे से छेद से कमरे के अंदर आती है और पीछे की दीवार पर एक उल्टी इमेज बनाती है। ठीक है, ये कमाल की पिक्चर्स सीधे खिड़की के बाहर से प्रोजेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये इमेजेस उल्टी क्यों हैं? इसकी इमेज उल्टी इसलिए है क्योंकि लाइट सीधी लाइन में चलती है, तो बाहर वाली बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से से रोशनी की जो किरण उस छेद में होते हुए आती है, वो दीवार के निचले हिस्से पर पड़ती है। उसी तरह बिल्डिंग के निचले हिस्से से जो रोशनी आती है, वो दीवार के ऊपरी हिस्से पर पड़ती है। निक के कैमरा ऑब्स्क्यूरा उस छेद के हिसाब से इमेज की क्वालिटी देता है जो उन्होंने खिड़की में किया है। जितना छोटा छेद उतनी क्लियर इमेज, लेकिन इमेज उतनी ही डार्क होगी। अगर वो बड़ा छेद बनाते हैं तो बाहर से ज्यादा रोशनी अंदर आएगी और एक ब्राइट इमेज बनाएगी, लेकिन वो उतनी शार्प नहीं होगी क्योंकि रोशनी अलग अलग दिशाओं से आएगी और जब वो एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी तो इमेज ब्लर्ड नजर आएगी। ये बिल्कुल इंसान की आंख जैसा है। हमारे पास फोकस करने के लिए एक लेंस होता है, लेकिन फिर भी हमारे रेटिना पर इमेज उल्टी बनती है। लेकिन शुक्र है कि हमारा दिमाग उसे हमको सीधा दिखाता है।